Assalamu alaikum, my dear viewers. So I welcome you all in this physics universe. तो मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 वेक्टर्स का। लेक्चर नंबर 1 इसमें हमने कल प्रोवाइड किया। तो कल यहाँ पे हम रुके थे a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो फिर हमने अलग अलग एंगल्स निकाले थे, यानी हमने निकाला था वेक्टर ए का एंगल विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस एंड विद जेड एक्सिस। ठीक है, वो हमने कॉस की टर्म्स में मैंने बोला था निकालना है। तो उसी कॉस की टर्म्स में लेट्स सपोज मैंने बताया था एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस एंड वी रिप्रेजेंट विद दैट एंगल विद अल्फा एंड एंगल बिटवीन a and y axis we represent it by beta and angle of a with z axis we represent that by gamma। ठीक है, तो वही एंगल जो हमने कॉस के टर्म्स में निकाले थे, अगर उनका ये स्क्वायर लिया जाए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वो 1 के बराबर आएगा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और इसका प्रूफ याद नहीं रखना है। प्रूफ कहाँ से आता है वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। तो इसी तरह अगर साइन में कन्वर्ट किया जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वो 2 के बराबर आएगा। तो ये आप अगर मतलब ये पूछ सकते हैं ये अल्फा बीटा गामा क्या, ये वही एंगल्स है जो हम निकाले। जैसे आपने निकाला था कॉस ऑफ अल्फा, वो किसके बराबर आया था वेक्टर वो आया था ए एक्स डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। उसी तरह कॉस बीटा मेरे दोस्त बराबर आया था ए वाई डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा बराबर आया था ए जेड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये वही कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा है, उनका स्क्वायर लेके एडिशन करके 1 के बराबर आता है। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है ए वेक्टर बराबर है किसके 5 आई कैप प्लस 5 रूट 5 जे कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ए विद एक्स एक्सिस। तो क्या निकालेंगे वेक्टर ए जो एंगल होगा, सॉरी एंगल होगा, एंगल क्या निकालना है हमें, एंगल निकालना है, फाइंड एंगल। तो वो कॉस थीटा आएगा बराबर, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा ए एक्स, क्योंकि विद एक्स एक्सिस निकालना है। ए एक्स कितना है 5 डिवाइडेड बाई निकालना, नीचे क्या रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे कैसे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने कल बताया था, ये निकालना होता है अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या अगर की भी होगा उसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ इट इज 25, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस रूट 5, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 25 इंटू 5, ये 5 बनेगा। 25 इंटू 5 कितना होता है 25 इंटू 5 इट इज 2, 5 2 आर 10, 125। तो ये 125 के बराबर है। क्या ये कहीं पे गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे शक हो रहा है इस पे। 5 डिवाइडेड बाई इट इज 150 रूट ऑफ 150, ये कि जो कि नहीं आना चाहिए। ये 100 आना चाहिए नीचे। 150 कैसे आ गया, मैंने शायद एक सेकंड में क्वेश्चन को देखूंगा कि क्वेश्चन यही है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने क्यों बोला वन यहाँ पे 100 आना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें पर्टिकुलर एंगल निकलेगा कॉस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने गलत क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे रूट 3 जे कैप है, मैंने रूट 5 लिया था। अभी इसलिए है कि क्योंकि इस पे हमें पर्टिकुलर कॉस का वैल्यू निकलेगा। वो कैसे 3 और 5 3 और 15। ठीक है, यहाँ पे 3 और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 5 25। तो 25 इंटू 3 कितना होता है 3 5 15, 1 3 2 6 एंड 7 इट इज 75। तो ये आएगा 75 प्लस 25 इज 100। तो जो क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 100, रूट के अंदर है तो बाहर 10 आएगा। 5 1 और 5 2 आर इट इज 1/2। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू निकलना चाहिए। तो कॉस थीटा मेरे पास कितना आया 1/2। जब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है उस टाइम पे थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री के बराबर, है ना। इसको हम पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन को चेंज किया, क्योंकि हमारे पास 1/2 आना चाहिए था। अभी हमारे पास ये रूट 150 आ रहा था, तो जो कि यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो हमें हमारे पास कॉस का ये पर्टिकुलर वैल्यू 1/2 हमें पता है, इसका एंगल कितना होता है, इसीलिए मैंने इसको रूट 3 लिया। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे हमें हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो वही से वैसे फ्रेम करके आपको मिलेंगे कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आस्क्ड क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन का मतलब क्या है, यानी जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव वेक्टर, वेक्टर जो हमारे पास है, लेट्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, या वेक्टर ए हमारे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास, इट इज बी एक्स आई कैप एंड बी वाई जे कैप। दो वेक्टर्स हमारे पास है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। कैसे करेंगे ऐड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है, एक्स और एक्स को मिला दो, यानी एक्स को एक्स के साथ ऐड कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स, इनका होल आई कैप आएगा, होल आई कैप आएगा, बीच में प्लस रख दो, और फिर बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई कर दो, ए वाई प्लस बी वाई कर दो, और उनका होल जे कैप कर दो। तो ये इनका ऐड करने का तरीका है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, लेट सपोज ये एक वेक्टर है, कैसे, मैं नई एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है ऐसे, वेक्टर ए हमारे पास है गिवन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दिस इज वेक्टर ए। मेरे पास है वेक्टर बी, इट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये हमारे पास वेक्टर बी है। इनको ऐड करना है, ए प्लस बी कितने के बराबर आएगा, 3 प्लस 2 इज 5 आई कैप, होल आई कैप आया ना, आप 3 प्लस 2 मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। उसी तरह 4 प्लस 5 इज 9, तो ये आएगा प्लस 9 जे कैप। तो यही तो तरीका जो मैं अभी बोला। सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी ऐड द टू वेक्टर्स इफ वी हैव, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास, इसके बाद आप सुन लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा सा क्वेश्चन, एक सेकेंड। वेक्टर ए जो हमारे पास है, इट इज इक्वल टू 2 आई कैप, मैं क्वेश्चन देखूंगा, प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर बी मेरे पास है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, या क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। और हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर, हमें कोई वेक्टर और एक फाइंड करना है, जिस वेक्टर को हम नाम देंगे सी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करना है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और हमें वेक्टर सी निकालना है। ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मतलब ये क्या मतलब, वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है तो हमें सी निकालना है। क्वेश्चन की कंडीशन देखो, कंडीशन बोल रहा है जो वेक्टर सी होगा जो आप निकालने जा रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड होगा ए का, और डायरेक्शन होगी उसकी बी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ए हमारे पास गिवन है इतना, बी हमारे पास गिवन है इतना, हमें क्या निकालना है, वेक्टर सी। और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन मेरे दोस्त ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ ए, और इसकी डायरेक्शन होगी बराबर एज दैट ऑफ बी। अब तरीका निकालने का क्या है, हमें निकालना है वेक्टर सी। देखो वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन मैंने कल वीडियो में दिखाई है वो क्या है, वेक्टर, जब हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर सी हमें निकालना है, उसको हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उसका यूनिट वेक्टर, जिसको कैप ऊपर लगाते हैं। ये मैंने कल भी दिखाया था, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा ये, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये। और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता कौन है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि यूनिट लेस होता है। बोलते तो इसको यूनिट वेक्टर है, लेकिन होता यूनिट लेस है। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर आता है। यूनिट का मतलब होता है 1, जिस किसी यूनिट वेक्टर का भी आप मैग्नीट्यूड वेरीफाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब बात सुनना मेरे दोस्त, अगर सी हमारे पास सी और सी कैप के बराबर है, इसने कंडीशन के अनुसार बोला है सी के जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ए के बराबर आएगा, यानी ये मैग्नीट्यूड ए ही का आएगा, ए का मैग्नीट्यूड यानी ये। और डायरेक्शन किसकी आएगी, डायरेक्शन आएगी बी की। अब आप बोलोगे डायरेक्शन हम बी की निकालेंगे कैसे, वही तो मसला यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट इसको भी समझा रहा हूं। जो यूनिट वेक्टर मैंने कल बोला था, जब मैंने यहाँ पे बोला था, एक सेकेंड,
जब मैंने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बोली थी, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में मैंने बोला था वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया जाता है ए एंड ए कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये मैंने कल बताया था, ये इसकी एप्लीकेशन है, यानी यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है। और उस यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या था, ए वेक्टर बराबर आएगा, इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे इससे, है ना, इसको ले जाएंगे यहाँ, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, ये इसका तरीका है। वो भी वही हमें यहाँ पे करना है। यानी जब हमें बी की क्या निकालनी होगी, डायरेक्शन, इसने बोला ना डायरेक्शन ऑफ बी, जब हमें बी की डायरेक्शन निकालनी होगी, इसका मतलब है हमें बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, तरीका मेरे दोस्त, वेक्टर को डिवाइड करो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड किसका रखना है, सी का, सॉरी मैं देखूंगा ये किसका देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेम एज ए। ठीक है, यस, मैग्नीट्यूड सेम एज ए। अब देखो कैसे निकलेगा, अब ये सी, अब ये सी ऐसे निकलेगा, सी वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वेक्टर ए नहीं लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। वो किसके बराबर आएगा, टू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि टू स्क्वायर यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट टू, प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये निकालने का तरीका होता है। ये क्या निकालने का तरीका होता है, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, क्योंकि हमें ए का मैग्नीट्यूड रखना है और डायरेक्शन किसकी रखनी है, सी बी की रखनी है। वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, वेक्टर खुद है, इनटू इसको रखेंगे, वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, ये वेक्टर है, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है, वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे ए का निकाला, ये है इसका वन स्क्वायर प्लस इसका भी वन स्क्वायर प्लस इसका टू स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, सी वेक्टर जो हमें निकालना है किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर इज फोर, इट इज वन, इट इज फोर, फोर फोर कितना हो गया, आठ, आठ और एक कितने हो गए, नाइन, इंटू रूट ही तक है, ठीक है, रूट नाइन, ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, तो नीचे इसका डिवाइड में क्या आएगा, अंडर वन प्लस वन इज वन, फोर, फोर एंड वन इज फाइव, तो ये रूट फाइव के बराबर है। ठीक है, एक एक दो, दो ये चार है, सॉरी ये रूट सिक्स है, रूट सिक्स, चार पांच छ, ठीक है, और रूट नाइन होता है थ्री के बराबर। तो जो हमारे पास वेक्टर सी आया, रूट नाइन इज थ्री, इट इज थ्री इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ सिक्स। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करोगे, वो किसके बराबर आएगा, वो यहां पे मैं लिखूंगा, वो आएगा बराबर, वेक्टर सी बराबर है मेरे दोस्त थ्री आई कैप, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री टू आर सिक्स के कैप डिवाइडेड बाय रूट सिक्स, इसको होल रूट सिक्स आएगा तब। ठीक है, होल रूट सिक्स। सो दिस इज द, फिर अगर आप रूट सिक्स अलग अलग दोगे, इसको रूट सिक्स, इसको रूट सिक्स, इसको रूट सिक्स, ठीक है, तो वेक्टर सी हमारे पास यही आया। क्या वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थ्री बाई रूट सिक्स को कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर टू आएगा, ठीक है, थ्री बाई रूट सिक्स को कॉमन निकालो, यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप आएगा, जो कि यहाँ पे था ऑलरेडी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, फिर थ्री बाई रूट सिक्स, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, मैंने फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। एनीवेज, तो ये आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। क्या चीजें सीखने को मिली, एक तो ये कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, ठीक है। दूसरा, आपको ये पता चला कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये भी आपने सीखा। एक तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, आपने डायरेक्शन निकालनी सीखी, आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, और आपने ये भी सीखा कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या देता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे देखूंगा। उसके बाद मेरे दोस्त हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त लॉ एंड द फेमस लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका तरीका क्या है। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने का तरीका और इसका प्रोसीजर क्या है। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेट सपोज, लेकिन वो दो वेक्टर्स होने चाहिए इन द सेम सेंस। अभी सेम सेंस क्या है वो सुन लीजिए। एक वेक्टर ऐसे है, कल भी मैंने दिखाया था ये, दूसरा वेक्टर ऐसे है, आपको बताना है कि ये सेम सेंस में है कि एंटी सेंस में है। इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर की हेड, है ना, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर का हेड,
क्या ये सेम सेंस में एंटी सेंस में है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो नहीं जानते वो कहेंगे एंटी सेंस में। क्यों? क्योंकि इसका टेल इसका हेड कुछ अपोजिट है तो एंटी होगा, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे जो हेड और टेल मिलेगा वो एंटी नहीं, सेम सेंस होता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? जब हेड और टेल मिलता है इनका डायरेक्शन सेम होता है, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी उसी की तरफ है। लेट अस सपोज इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब उसकी ही तरफ है। अब अगर ऐसे होता, अब इन दोनों का टेल टेल मिल रहा है, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे एंटी सेंस है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए टेल टेल मिल रहा है, आप बोलेंगे सेम सेंस, नो ये एंटी सेंस है। अब उससे हमें कोई गर्ज नहीं है एंटी सेंस से, फिलहाल आप सेम सेंस की बात करो, ठीक है। सेम सेंस में अगर ये है, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर का हेड मिल रहा है, तो ट्रायंगल लॉ भाई साहब ये कहता है कि जब ऐसी कंडीशन अराइज हो कि एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिल जाए, एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिल जाए, उस टाइम पे अगर उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो, यानी उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होने का मतलब है उन दो वेक्टर्स को ऐड करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, है ना। लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, and we have to add the two vectors. Let us suppose we have to add vectors and we represent that result as r vector, ठीक है, and that will be equal to a plus b, but both are vectors and we represent vector as by putting the arrow on that vector, ठीक है। तो ये इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अब इन दो का अगर हमें निकालना है रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ के अनुसार, याद रखना मेरे दोस्त, वो रिजल्टेंट ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ट्रायंगल ऐसी चीज है जिसमें तीन साइड्स होते हैं, जिसको ड्रॉ करने के लिए तीन लाइंस का होना जरूरी है, तीन लाइंस रिक्वायर्ड है। अब अगर हमारे पास दो लाइंस ऑलरेडी है, क्योंकि हमने दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, अब इनका अगर रिजल्टेंट निकालना हो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करो। ये ट्रायंगल लॉ का कहना है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है तो उसका ट्रायंगल कंप्लीट करो। और वो ट्रायंगल कंप्लीट करोगे कैसे? जब वो, लेकिन कंडीशन पहले ये होनी चाहिए कि एक का हेड और दूसरे का टेल मिले, एक का हेड और दूसरे का टेल मिले। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब शिफ्ट करो और ऐसी कंडीशन बनाओ, उसके बाद ट्रायंगल बना दो मेरे दोस्त। जबकि मैंने पहले कल भी बताया था कि शिफ्ट कैसे करना है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए और शिफ्ट करना पड़ता है जब सेम सेंस में ना हो। और वो ट्रायंगल करना है कंप्लीट ऐसे ऐसे, मतलब क्यों? जो ये वेक्टर बी था इसके टेल से लेकर दूसरे का हेड मिलाना है। अब ऐसे ही क्यों करना है? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ का कहना है जब दो वेक्टर्स आपस में हो उनका ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, वो दो वेक्टर्स आपस में सेम सेंस में आने चाहिए। लेकिन जब आप रिजल्टेंट निकालोगे उनका, उस रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ करना कि वो दोनों वेक्टर्स के साथ एंटीसेंस में आए। अब एंटीसेंस का मतलब समझो, यहां पे इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का भी टेल है, यहां पे रिजल्टेंट का हेड है और इस वेक्टर का भी हेड है, तो दोनों वेक्टर्स के साथ ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये इस वेक्टर के साथ भी एंटीसेंस में है और इस वेक्टर के साथ भी एंटीसेंस में है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने बोला अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वी हैव टू ऐड द टू वेक्टर्स, हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का मतलब है इन दोनों का ऐड करना है, लेकिन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर को ऐड करने का तरीका, मैं ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर हमें ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इनको ऐड करना है तब हमें ट्रायंगल को कंप्लीट करना है तीन लाइंस बना के, है ना। दो लाइंस ऑलरेडी है, वो तीसरी लाइन ड्रॉ करोगे कैसे? वो ऐसे ड्रॉ करो, दोनों वेक्टर्स है उनके साथ अपोजिट सेंस में आना चाहिए। और अपोजिट सेंस में आएगा कैसे? जब दोनों वेक्टर्स के साथ इसका टेल टेल और हेड हेड मिलेगा, और वो जो दो आपस में वेक्टर्स थे वो आपस में सेम सेंस में थे, और सेम सेंस होने का मतलब क्या है? उनका एक का हेड और दूसरे का टेल मिलेगा। सो दिस इज सिंपली द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यू हैव टू मेमोराइज। बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत चांसेस होते हैं पूछने के, जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हो वो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता है। तो क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन आती है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, बहुत मतलब रिपीट होती है हर साल, उसकी पहले डेफिनेशन आप लिखेंगे, बाद में थोड़ा सा ये डायग्राम बना के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और वो डेफिनेशन क्या है? टू ऐड टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, if the two vectors a and b are in same sense, then draw the third vector, which we draw the third vector
represented by R as their resultant in such a way that it becomes the antecedent of both the two vectors. ठीक है, बस फिर नीचे लिखो ऐसे R इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये जो R होता है इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे ये निकलता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये इसका निकालने का तरीका होता है, इसको डिराइव भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। फिर थीटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ठीक है, थीटा 90 हो, थीटा 0 हो, थीटा 60 हो, जो भी हो 45 हो, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो ये कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दो ही वेक्टर्स होंगे, और ट्रायंगल लॉ भी तभी वैलिड है जब दो वेक्टर्स होंगे। इसीलिए मैंने एडिशन डेफिनेशन में भी बोला, सॉरी नॉट एडिशन, डेफिनेशन में बोला टू ऐड टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी if they are in same sense, then to find the vector R as their resultant, draw complete the triangle by complete the triangle in the complete the triangle by drawing the third vector in the opposite sense। ठीक है, ऐसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना के और लास्ट में ये लिख सकते हैं, तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वेरी कॉम्पिटिटिव नीट जेईई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, दो वेक्टर्स के लिए, और ये सेम और एंटीसेंस का कॉन्सेप्ट होना, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट, जो रिजल्टेंट होगा, जो हमने अभी देखा रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर्स का निकालना है, जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, इट मस्ट बी इन द सेम प्लेन, मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। राइटिंग अच्छी करते हैं वैसे, लेकिन यहां पे चलाना पड़ता है यार, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एनीवेज, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो होना चाहिए सेम प्लेन में, यानी अगर ए वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, तो जो थर्ड वेक्टर बी होगा रिजल्टेंट इनका, वो भी क्या होना चाहिए, इसी प्लेन में होगा, ठीक है, वो भी इसी प्लेन में होगा। ये भी एक ट्रायंगल लॉ की एप्लीकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे इनको क्या बनाया, इनको मैंने इनको मैंने बनाया क्या, सॉरी ये ट्रायंगल लॉ नहीं है, ये मैंने मतलब एग्जांपल के तौर पे बोला कि वेक्टर ए अगर है, दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है, नहीं हो रहा है, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, है ना, इसको बोलोगे आप वेक्टर थर्ड, ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ है, ये आर रिजल्टेंट है, ये भी इसी के प्लेन में, दोनों के प्लेन में, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास मिनिमम वेक्टर्स देखने, मिनिमम वेक्टर्स जिनका, लेकिन वो होने चाहिए अनइक्वल, अगर मिनिमम वेक्टर्स है कम से कम जो कि अनइक्वल हो और उनका रिजल्टेंट जीरो आए, उनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो आए, ऐसे कितने वेक्टर्स होने चाहिए मेरे दोस्त, ऐसे वेक्टर्स जो मिनिमम हो, और ऐसे वेक्टर्स होने चाहिए हमारे पास तीन, जिनका जो मिनिमम, जिनका अनइक्वल, जिनका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, यानी कम से कम तीन वेक्टर्स होने चाहिए जिनका रिजल्ट जीरो आएगा और वो होंगे अनइक्वल। लेकिन अब अगर इक्वल होंगे, अब क्या होंगे, इक्वल, या अगर ऐसे लिखा होगा स्टेटमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि वो इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं, या तो लिखा होगा मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, वो होंगे 2, और अगर होगा नॉन प्लेनर मतलब जो आउट ऑफ प्लेन होंगे, वो होंगे मेरे दोस्त 4। सो यहाँ पे अजान हो रही है, तो बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप यहाँ पे कीजिएगा, तब तक के लिए डू सपोर्ट माय चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, ठीक है।